12 अक्टूबर साल 1972। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो में। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो इन प्लेयर्स के कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी, लेकिन रास्ते में बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यही पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट्स ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो गए। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से ये नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और 2 पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से, और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। Old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़ेरबिनो। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सिवियर इंजरीज हो रखी हैं। जितना इनसे हो सकता था ये 2 कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। 13 अक्टूबर की रात 5 घायल पैसेंजर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय के देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। उस दिन इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। ये चिल्लाकर हाथ फेर कर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाते। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कलेक्टर के तौर पर, जिससे कि धूप को कॉन्सेंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके, और वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं खाली वाइन बोतलों में।
इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो लगी गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और सीट कवर्स में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इससे पहले इन्होंने कभी बर्फ भी नहीं देखी थी और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुसियास्ट भी थे, तो वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं और इनके एफर्ट्स की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर्स सुन सकते थे लेकिन खुद से कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज्यादा खाना था नहीं शुरू में। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेंबर्स थे या रिलेटिव्स थे। ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने ही पहले ट्राई किया ये सब करने की। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। आठ लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। Said, Roberto, you had it. You are going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद कर ये एक टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर ही बैठना समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्प्ड स्पेस में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है और बाहर निकलकर ये बचे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। कनेसा, पराडो और विजेंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे। सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चलेंगे तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड के एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा इनका बहुत गलत था। 15 नवंबर को 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था।
इसके अंदर इन्हें एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यहीं पर रात बिताई जाएगी। बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरीज भी मिली, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था। बात असल में ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी इनकी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एवेलांच आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। बचते हैं अब सिर्फ 16। 12 दिसंबर 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजिंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। पराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं ढूंढने की कि कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। पराडो और कनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रैवल करते करते डाउनहिल रास्ता मिलना आसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे And Roberto said, "Look, Nando, a man on a horse." घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है एक धागे के जरिए और नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, I come from a plane that fell in the mountains. मैं यूरुग्वाई से आया हूँ, हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी से मदद की जरूरत है लेकिन हम नहीं जानते कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमजोर हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो, हम कहां पर हैं। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्गियो काटालान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। फाइनली जब ये सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर वहां के आर्मी कमांड को बताई जाती है। इसी बीच ये किसान पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लोस माइटेनेस शहर में लेकर आते हैं, जहां पर इन्हें फाइनली कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर पैदल चल के हाइक किए थे। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema. Personas que no Sí. vamos a contestar.
ये दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है इमीडिएटली रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। 22 दिसंबर 1972, 70 दिन बाद क्रैश के 2 हेलीकॉप्टर्स सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवर्स यहां रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, मैल न्यूट्रिशन, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं।